गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में बेसिकली हम सब बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है व्हाट इज लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड इफेक्ट्स ऑफ लाइट। मतलब कुल मिला जुलाकर इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं लाइट है क्या। क्लास 8 में भी आपको लाइट पढ़ना था, क्लास 8 में भी आपने लाइट पढ़ा होगा और ये पढ़ा होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लाइट को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज लाइट, है ना, लाइट को डिफाइन करते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट produce sensation of vision, sensation of vision। मतलब लाइट एनर्जी का एक फॉर्म तो है, साथ ही किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको योग्य बनाता है। ठीक है, लाइट इनेबल अस, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइट इनेबल अस या इनेबल आवर आईज टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारे आंखों को मदद करता है, मतलब सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ना। इस बार जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ लाइट ही आपको पढ़ना है। ह्यूमन आई तो आपको डिलीट हो गया है। ह्यूमन आई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर समय मिलेगा तो उस चैप्टर का भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। ह्यूमन आई भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ सिर्फ हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपको डेफिनेशन दिया गया है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, लाइट इनेबल आवर आईज टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। लाइट इज अ पार्ट ऑफ, नेक्स्ट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, पर कुछ जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है वो है क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और मैग्नेटिक चार्ज जो हम लोग बोलते हैं वो भी चार्ज ही होते हैं, सिंपल चार्ज, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है? जब भी कोई चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे। ठीक है, तो वहाँ दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। द फील्ड अराउंड द चार्ज, द फील्ड अराउंड द चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड भी आप पढ़े होंगे, द फील्ड अराउंड मैग्नेट, द फील्ड अराउंड मैग्नेट अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, है ना, अप टू विच its effect can be felt। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, है ना। मतलब जहां पर करंट होते हैं, करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो वो अपने चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पीछे जो कॉज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है ना, चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो चार्ज जब रेस्ट में हो, रेस्ट एंड मोशन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब चार्ज सिर्फ और सिर्फ मोशन में हो,
लेकिन जब चार्ज सिर्फ और सिर्फ मोशन में हो तब मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं तो एक वेव बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये छोटी सी जानकारी आपको दी गई है, इसके बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से रे आते हैं, कौन कौन से इसके वेव आते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले आता है गामा रे, है ना, सबसे पहले आता है गामा रेज, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल लाइट, जो आप लाइट पढ़ रहे हैं, व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट, ठीक है। उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, इस तरह से आता है। तो दो डायरेक्शन है, इसको समझिए। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है इसमें, है ना, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है, और इधर वेवलेंथ। बहुत सारे वेव होते हैं, हम सबको सिर्फ विजिबल लाइट या लाइट से मतलब था इसलिए यहां तक लिखा गया है, इसके बाद भी होते हैं जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो सबसे खतरनाक आपका गामा रे होता है, उससे खतरनाक, उससे कम खतरनाक है एक्सरे, उससे भी कम खतरनाक है अल्ट्रावायलेट, और यहाँ पर सबसे खतरनाक जो नहीं है वो विजिबल लाइट है ना। है ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, O3 लिखा जाता है ना, ओजोन को O3 लिखा जाता है, वो यूवी रेज को, गामा रेज को आने से रोकता है ना, खासकर यूवी रेज को फिल्टर करता है ओजोन, ओजोन यूवी रेज को फिल्टर करता है। इन सब रेज की वजह से आपको बहुत सारे डिजीज, स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, है ना, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक गामा रे है, उससे कम खतरनाक एक्सरे, उससे कम खतरनाक, ठीक है। तो एक्सरे आपको पता होगा, एक्सरे क्या करता है, मसल को पेनिट्रेट करता है, बोन को पेनिट्रेट नहीं करता है ना, बोन को पेनिट्रेट नहीं करता है तो उसका फिर इमेज आ जाता है जहाँ पर फ्रैक्चर रहता है। एक्सरे आपको पता होगा, पहला नोबेल प्राइज जो मिला था फिजिक्स में वो एक्सरे के लिए मिला था, है ना, पहला नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला था वो एक्सरे में मिला था 1901 को, है ना, 1901 को विल्हेम कॉनर रॉन्जन, ठीक है, एक्सरे का डिस्कवरी इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये इन सब के बीच में विजिबल लाइट से आपको लेना देना है, यही लाइट जो हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ रेंज होगा, इधर फ्रीक्वेंसी जा रहा है तो कितना होगा, इधर वेवलेंथ जा रहा है तो कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है विजिबल लाइट का वो है 10⁻14 हर्ट्ज टू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। और वेवलेंथ का रेंज क्या है, तो वेवलेंथ का भी रेंज होगा, है ना, विजिबल लाइट का पूछता है। तो 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर आपको पता है, 1 नैनोमीटर आपको पता है 1 nm 10⁻⁹ मीटर, ठीक। तो इधर वेवलेंथ बढ़ता है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो हम सबको लेना देना है विजिबल लाइट से, है ना, विजिबल लाइट से लेना देना है। और विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया, वेवलेंथ भी आपको बताया गया, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में भी एक बार देखेंगे, है ना। तो लाइट के बारे में इतना अभी, व्हाट इज लाइट में काफी है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हम लोगों को लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट मतलब विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट एक ही चीज है ना, विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट एक ही चीज है। तो सबसे पहले पहला क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले यहां आपको बताया गया लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है उसको c से डिनोट करते हैं, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वही लाइट का भी होगा, है ना, क्योंकि लाइट क्या है, इसका ही एक पार्ट है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए है ये वैल्यू, वैक्यूम के लिए है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दरअसल लाइट के स्पीड के लिए जो हिस्ट्री है, स्पीड कैलकुलेशन के लिए जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है ना। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। इसको सबसे पहले ट्राई किया था गैलीलियो ने, ठीक है। उसके बाद जो पहला कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी वो ऑली रोमर नाम के फिजिसिस्ट ने की थी, और उस डाटा का यूज़ करके हाइजेंस ने इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था। वो किया था 2,14,000 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में लिखेंगे तो ये बहुत ही कम था। लेकिन लाइट का जो स्पीड है, जो ये आपको लिखा जाता है, उसका ओरिजिनल वैल्यू कुछ ऐसा है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और इसी को अप्रॉक्स में लिख दिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन ये ऑली रोमर ने किया था इतना, ठीक है, पर ये एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इसको अब बाद में देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री, आपको प्रोजेक्ट भी दिया गया है इस बारे में कि लाइट का स्पीड कैलकुलेट किसने किया, या कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें आपको बहुत सारे सेक्शन आएंगे, उसको आपको ध्यान देना है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। कैसे हमारे फिजिसिस्ट, कैसे हमारे साइंटिस्ट ट्राई करते थे उस दौर में, जिस दौर में हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो पहला तो हो गया, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मतलब ये जो स्पीड है वो वैक्यूम के लिए है, ठीक है। तो लाइट का भी वही होगा, ओरिजिनल वैल्यू ये है, अप्रॉक्स में हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने समय, ठीक है। थर्ड जो है, लाइट ट्रेवल्स इन, आपको पता होगा क्लास 8 में एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कैंडल वाला, जिससे आपने प्रूव किया होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शैडो फॉर्मेशन, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? शैडो फॉर्मेशन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता तो कभी भी शैडो नहीं बनता, है ना। अगर लाइट मुड़ने लगेगा तो उधर से जो लाइट आएगा वो क्या करेगा? स्केप करके चला जाएगा, तो हमारा शैडो कभी नहीं बनेगा। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है शैडो फॉर्मेशन। लेकिन हमेशा नहीं, है ना। ये ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करेगा। इसको हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ लाइट में। नेचर ऑफ लाइट अभी देखने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि लाइट के कौन कौन से और भी प्रॉपर्टी हैं या लाइट का नेचर क्या है। उसमें हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल में स्ट्रेट आता है, तो ये पार्टिकल नेचर को बताता है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो बताता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। शैडो फॉर्मेशन उसका एग्जाम्पल है, बट नॉट ऑलवेज, है ना, हमेशा नहीं। अभी आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लास 12 में आपको ये भी पढ़ना है, दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, दो नेचर पढ़ना है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया। वेवलेंथ आपको बता दिया गया, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ कितना बता गया? वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसका हेल्प लेना पड़ता है? वेव। वेव क्या होते हैं? वेव मीन्स होते हैं जिसके द्वारा एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है ना। तो यहाँ वेव का क्या होता है? वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। वेव के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहला वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कितना बताया गया? वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻14 हर्ज। हर्ज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू 10⁻15
हर्ट्ज, ठीक है, ये हो गया। लाइट जैसे कि आपको बताया गया वेव है, ठीक है ना, वेव से ट्रैवल करता है। तो किस तरह का वेव है? लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, है ना, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, तो लाइट नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो ये कौन सा वेव हो गया? ये हो गया नॉन मैकेनिकल वेव। जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता है वो नॉन मैकेनिकल होते हैं। क्लास 9th में आपने साउंड पढ़ा होगा, साउंड में आपको वेव भी पढ़ना था, ठीक है। इसके साथ साथ लाइट जो है एक और टाइप का वेव है। कौन सा वेव है? ठीक है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब ये सब वेव क्या है इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के, एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेव जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव वो होते हैं जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किसके? वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू मोशन, ठीक है ना। मतलब अगर वेव का डायरेक्शन इधर है, वेव का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है तो अप एंड डाउन, ठीक है, इसलिए इसको अप एंड डाउन भी वाइब्रेशन कह सकते हैं, अप डाउन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल या मीडियम के एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल, ठीक है। वाइब्रेशन कैसे होते हैं? वाइब्रेशन पैरेलल। किसके वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं? वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं मीडियम के एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, या तो एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अप एंड डाउन तो परपेंडिकुलर हो गया, तो कौन सा वेव हो जाएगा? ट्रांसवर्स, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो गया? इधर वेव ट्रैवल कर रहा है, इधर वेव ट्रैवल कर रहा है, तो इधर ही वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं साउंड को मीडियम चाहिए, है ना, और ये लिख सकते हैं लाइट। तो ये आपको समझ में आ गया है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ तक आपको कैरेक्टरिस्टिक में क्लियर हो गया होगा। अब हम सब नेचर ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है क्लास 10th में आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट का नेचर कैसा है, क्योंकि इसको डील करना बहुत जरूरी है। लाइट का डुअल नेचर है, आपको पहले क्लास में भी बताया गया था। लाइट हैज डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर हैं? नेचर ऑफ लाइट कौन कौन से नेचर हैं? डुअल नेचर में पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो जब लाइट को पार्टिकल बोलते हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, है ना, और जब वेव बोलेंगे तो वेव की तरह बिहेव करेंगे। सो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर कब कैसा नेचर होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फेनोमेना कहां पर हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, जैसे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वहां पर लाइट ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पार्टिकल है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वहां पर ऐसे बिहेव करेगा जैसे लाइट मुड़ता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। पहला पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर, वेव नेचर। तो लाइट को आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे? फोटोन होंगे।
फोटोन का स्पीड कितना होगा, तो क्योंकि लाइट के बारे में बोल रहे हैं, लाइट का एक पार्ट हुआ ये, तो लाइट का जो स्पीड होगा वही इसका स्पीड होगा, है ना, ठीक है। फोटोन ये हो गया, इसका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब ऐसा पार्टिकल जो रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि लाइट कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइट हमेशा मोशन में एग्जिस्ट करता है, जहां से इसका प्रोडक्शन होता है उसके बाद हमेशा ये आपको मोशन में दिखेगा, कभी भी रुका हुआ एनर्जी का नाम नहीं है लाइट, लाइट हमेशा मोशन करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो पार्टिकल है इसका भी रेस्ट मास 0 होता है। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आगे चल के क्लास 12 में कैलकुलेशन है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, प्रूव दैट, ठीक है। तो रेस्ट मास क्या होता है 0, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट में कुछ मास ही नहीं होता है। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब रेस्ट में एग्जिस्ट करने के साथ साथ उनका मास भी होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिविटी को टच करता है। जब आप स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की स्पीड के बारे में, तो ये एक टॉपिक हो जाता है रिलेटिविटी, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उनका मानना था, उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज करता है जब उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास प्रोजेक्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका मास चेंज करता है, ठीक है, उसका मास बदलता भी है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट के एग्जैक्टली इक्वल किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, है ना। ये भी है, E = mc² भी वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ आप याद रखेंगे, है ना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि आइंस्टाइन को कौन से इफेक्ट के लिए, कौन से डिस्कवरी के लिए, कौन से इन्वेंशन के लिए नोबेल मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप समझ सकते हैं सोलर प्लेट में, ठीक है। जब भी किसी वेवलेंथ का लाइट, है ना, किसी खास वेवलेंथ का लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर का लाइट, किसी सरफेस पर एंटर करता है, किसी सरफेस पर गिरता है, तो उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस सरफेस पर जो एटम होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके लिए भी कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक सर्टेन थ्रेशोल्ड में होना चाहिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सोलर प्लेट जो है वो उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो वो तो हो गया। तो पार्टिकल नेचर में आप लाइट को पार्टिकल बोल सकते हैं। पार्टिकल कौन होंगे? फोटोन होंगे, जिनका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका ओरिजिनल वैल्यू भी आपको बताया गया है, रेस्ट मास 0 होता है। अब सवाल ये उठता है कि पार्टिकल नेचर में आपको पढ़ना क्या है। पार्टिकल नेचर में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, पर आप ये दो, क्योंकि ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वेव नेचर में लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, जो आपको बताया गया, बिहेव्स लाइक अ वेव, है ना। लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो कौन से वेव की तरह? अभी आपको बताया गया लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल, ठीक है, ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल। तो ये कब कैसा बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि सामने कैसा कंडीशन है, ठीक है। सामने कैसा कंडीशन है, सामने का ऑब्जेक्ट क्या है, सामने हम लोग कौन सा फिनोमेना को देख रहे हैं। इसका डुअल नेचर होने के पीछे कारण यही है कि अलग अलग जगह में अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग फिनोमेना प्रोड्यूस करता है ना। तो वेव नेचर में आपको देखना है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये आपको, इसको ये भी नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, पर आप थोड़ा सा समझ लें इंटरफेरेंस क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऑयल ड्रॉप, किसी भी वाटर के सरफेस पर ऑयल ड्रॉप जब फॉल करते हैं तो उसमें कलरफुल जो फिगर बनता है वो इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पोलराइजर आप देखे होंगे जो ग्लास होता है ना, इंटेंसिटी को घटाता है, पोलराइजेशन। और इसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और भी बहुत सारे फिनोमेना हो सकते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और भी बहुत सारा फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टडी करना है
हम लोगों को जो क्लास 10th में उसके बारे में यहाँ लिखा है, हम लोगों को सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आपको बता दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है लाइट के, बहुत, क्योंकि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो कारण ये होगा कि लाइट जो है वो बहुत सारे अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसके इफेक्ट भी उसी तरह के होंगे, है ना। सो इफेक्ट ऑफ लाइट क्या क्या हो सकता है। लाइट क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है, किसी भी सरफेस पर आप देखे होंगे जब लाइट फॉल करता है, जब लाइट फॉल करता है किसी भी सरफेस पर, तो उसको गर्म भी कर देता है, उसको गर्म भी कर देता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट्स ऑफ लाइट, तो हीटिंग इफेक्ट कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी भी सरफेस पर लाइट फॉल होता है तो उसको वो हीट करता है ना। और लाइट और हीट एनर्जी को जब मिला दिया जाए तो उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। यहाँ इसको आप याद रखेंगे, सोलर एनर्जी आपको पढ़ना पड़ता है। सोलर एनर्जी कौन से एनर्जी को कहेंगे, तो लाइट प्लस हीट, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, ये दोनों का मिला हुआ रूप है। लाइट और हीट को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है सोलर एनर्जी। देखा जाए तो लाइट और हीट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर लाइट होता है वहां पर हीट भी होता है, और जहां पर हीट होता है वहां पर लाइट भी होता है। ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम लोग अलग नहीं कर सकते। जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर मैग्नेट का मोशन होगा या फिर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर करंट भी होगा। तो करंट और मैग्नेट को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम लोग अलग अलग भले ही पढ़ते हैं, पर दोनों एक ही है। जहां पर करंट होता है वहां पर मैग्नेटिज्म होता है, और जहां पर मैग्नेटिज्म होता है वहां पर करंट होता है। उसी तरह जहां पर लाइट होता है वहां पर हीट होता है, और जहां पर हीट होता है वहां पर लाइट भी होता है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में एक्सेप्शन में नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट दूसरा क्या, लाइट एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है तो ये किसी भी फॉर्म में बदल सकता है। जैसे कैन बी कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जा, सोलर प्लेट से तो किया जा सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल। सोलर एनर्जी या सोलर प्लेट में क्या होता है, सोलर में क्या होता है, सोलर प्लेट में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। केमिकल इफेक्ट, लाइट कैन प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट कर सकता है। फोटोसिंथेसिस आप पढ़े होंगे, है ना। लाइट जब किसी भी प्लांट पर फॉल करता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो कौन सा एग्जांपल है, केमिकल इफेक्ट, है ना। प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हैं लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कैसे, बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी सोलर प्लेट के सरफेस पर जब भी लाइट एनर्जी फॉल करता है तो वो कौन से एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन को जब निकालता है तो इलेक्ट्रॉन में एक मोशन बनता है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। और भी बहुत कुछ है विजिबल लाइट के बारे में जानने के लिए, व्हाइट लाइट के बारे में जानने के लिए, जैसे कि विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट एक ही चीज, ठीक है ना। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, 7 कलर, ठीक है। कौन सा कलर है, तो उसको हम लोग लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
रेड, ठीक है। इसमें वेवलेंथ इधर बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ता है, ठीक है। इधर वेवलेंथ बढ़ता है, इसको डिस्पर्शन में आपको देखना है ना, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया, मैक्सिमम हो गया रेड का, मिनिमम किसका हो जाएगा, वायलेट का, ठीक है। और येलो को मीन कलर कहते हैं, मीन कलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वायलेट और रेड के बीच में आता है। कितना वेवलेंथ था आपको बताया गया था, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है येलो। वैसे मीन कलर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा ग्रीन, तो ग्रीन नहीं है, येलो है। कारण ये है कि इसका वेवलेंथ 400 और 700 नैनोमीटर के बीच में आता है, ठीक है। नाम पे नहीं जाना है क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट जो है वो हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन में कि कैसे लाइट प्रिज्म से पास होता है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। वो डिस्पर्शन है। तो व्हाइट लाइट और विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, है ना। ये सारे कलर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट बनेगा, ठीक है, व्हाइट लाइट बनेगा। और एक है ये कॉन्सेप्ट कि जिस सरफेस पर सारे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो दिखता है आपको ब्लैक, और जिस सरफेस पर सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो सरफेस दिखता है व्हाइट, ठीक है। लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट आपको 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होंगे ल्यूमिनस और दूसरे होंगे नॉन ल्यूमिनस। जिनका अपना खुद का लाइट होता है, अपना खुद का लाइट होता है ऑन लाइट, वो ल्यूमिनस में आते हैं। जिनका अपना खुद का नहीं होता है लाइट वो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में। तो ल्यूमिनस कौन सा होगा, सन हो गया, स्टार हो गया, फायर फ्लाई हो गया, फायर फ्लाई हो गया। और नॉन ल्यूमिनस में जनरली क्वेश्चन पूछता है कौन सा आता है, मून। मून आपको ल्यूमिनस दिखता है पर उसका अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अर्थ पे, है ना। तो बाकी सभी ऑब्जेक्ट जो भी हैं, जैसे चेयर टेबल, जो भी ऑब्जेक्ट है जिनका अपना लाइट नहीं होता है, जो रिफ्लेक्ट नहीं, जिनका अपना लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जिनका अपना होता है वो ल्यूमिनस होते हैं। और एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो होंगे वो 3 कैटेगरी के होंगे, है ना। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, एक होंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन होंगे, जिनसे लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होंगे जिनसे लाइट का कुछ ही % पास करता है, ठीक है, और कुछ % रिफ्लेक्ट हो जाए। और थर्ड है ओपेक। ओपेक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं करता, जैसे कि वॉल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी जिससे लाइट, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में कंप्लीटली देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट में सिर्फ आधा देख सकते हैं, धुंधला धुंधला सा, जैसे ऑयल पेपर, ठीक है। और ओपेक में हम आर पार नहीं देख सकते। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। और भी बहुत सारा चीज है लाइट के बारे में जानने के लिए। क्लास 12 में जो आप लाइट पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के नाम से, ठीक है, ऑप्टिक्स के नाम से। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट। तो क्लास 10th में इसको लाइट के नाम से जाना जाता है, क्लास 12 में आपको ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। एक हो गया वेव ऑप्टिक्स, एक हो गया रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स यहां आपको बता दिया जाए, ऑप्टिक्स है ना, आगे आप कंफ्यूज नहीं करें। ऑप्टिक्स के 2 सेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है, एक हो गया रे और दूसरा हो गया वेव। रे ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को कैसा ट्रीट किया जाता है, पार्टिकल की तरह, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को कैसा ट्रीट किया जाता है, वेव की तरह।
तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर है क्लास 12 में पढ़ना। अभी तो हम सबको बस लाइट सिंपली जानना है, लाइट है क्या और ये क्या क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है, लेंस, मिरर, पावर, यही सब देखना है ना, लेंस का पावर, ठीक है, बहुत सारा फेनोमेना जो लाइट से कंसर्न है ये देखना पड़ता है। फिर क्या क्लास 10th में सब लास्ट चैप्टर जो है वो ह्यूमन आई है, वो तो डिलीट हो गया है, लेकिन उसको भी आपको अगर समय मिला तो ज़रूर उस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये आँख है तभी हम सब ये कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के भी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बना वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।